हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, मैं इस वीडियो में आज आपके लिए जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में एमकॉम 4th सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर प्राइवेट में जो आपका एमसीक्यू सीरीज़ पर जो होना है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, एमकॉम सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, जो कि आपका जो है वो कंपलसरी एक पेपर है, ठीक है ना। तो उसकी जो है मैं यूनिट फर्स्ट जो है 2 दिन पहले करवा चुका था। तो आज मैं आपसे जो है यूनिट सेकंड के 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है या डिमांड ऑफ द फर्म है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटीज़, काइंड्स ऑफ यूटिलिटीज़, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है या डिमांड फोरकास्टिंग है वो आपकी इस यूनिट में कवर्ड है। तो उससे रिलेटेड जो है वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है व्यूवर्स। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। व्हाट्सएप ग्रुप आप सबके पास में होता है, ठीक है। स्कूलों में, कॉलेजों में आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, तो अपने कॉलेज में जो भी कोई आपके फ्रेंड सर्कल का व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो आप मेरा चैनल नेम स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप उसको सेंड कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। एग्ज़ाम तो आपके होने ही हैं, चाहे 15 जून के बाद हों चाहे 15 जुलाई के बाद हों। तो बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर और एमए, एमकॉम, एमएससी सेकेंड ईयर के तो एग्ज़ाम होने ही होने, आप लोग नहीं बच सकते। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एक बार को पॉसिबिलिटी 1% हो सकता है कि उन्हें लास्ट ईयर की तरह प्रमोट कर दिया जाए, बट सेकेंड ईयर पीजी का और यूजी का थर्ड ईयर वो तो आपका ज़रूर होना ही होना है, ठीक है ना। तो आपको तैयारी करते ही रहने। दूसरा क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी से और एनटीए नेट से रिलेटेड भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो ये यूनिट सेकंड है। यूनिट फर्स्ट आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट हैं। रिसर्च मैथोलॉजी की भी 2 वीडियो मैंने बनाई है और ऑपरेशन रिसर्च की भी एक वीडियो बनाई है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के और मार्केटिंग मैनेजमेंट के मैंने 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग का भी क्वेश्चन पेपर मैंने सीसैट यूनिवर्सिटी का डिस्कस किया है। अगर आपने ना देखा हो तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मांग विश्लेषण प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह कथन होगा, बिल्कुल सत्य होगा। किसी वस्तु की मांग उन वस्तुओं की मात्राओं की सारणी होती है जिन्हें क्रेता विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? प्रोफेसर मेयर्स के द्वारा, ठीक है। अर्थशास्त्र में केवल प्रभावपूर्ण इच्छा को ही मांग कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? ये दी थी प्रोफेसर पेंसन ने। मांग हमेशा किसी भी मूल्य से संबंध होती है, ठीक है, संबद्ध होती है। तो यह कथन है, ये कथन भी जो है बिल्कुल सत्य है, ठीक है। मांग तालिका होती है तो आप जानते हो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है मांग तालिका। मांग विश्लेषण का प्रथम महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्या होता है? मांग पूर्वानुमान। निकृष्ट या हीन वस्तुएं होती हैं। देखिए, जो बाजरा, वनस्पति घी है ना, ये निकृष्ट और हीन वस्तुएं हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। और जो श्रेष्ठ वस्तुएं कहलाती हैं वो कौन सी होती हैं? वो मोटर कार, टेलीविज़न और कंप्यूटर, ये तीनों ही जो है आपकी श्रेष्ठ वस्तुएं कहलाती हैं। तो सही ऑप्शन है आपका ये सभी, ठीक है। जब किसी वस्तु की मांग पर किसी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है तो वह वस्तु कहलाती है। तो वह कहलाती है तिरछी या आड़ी मांग। प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, जैसे हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। जैसे चाय की जगह हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं ना, कि कॉफ़ी के स्थान पर चाय का हम यूज़ कर लेते हैं, पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का यूज़ कर लेते हैं, और देसी घी
के स्थान पर वनस्पति घी का हम प्रयोग कर लेते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। मांग तालिका दर्शाती है, तो देखिए मांग तालिका केवल वस्तु की मांग विभिन्न मूल्यों पर और केवल वस्तु की मांग एक दिए हुए अंतराल पर, तो ये तीनों को दर्शाती है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट है। आश्रित मांग स्वतंत्र मांग से होती है, तो वो होती है कम लोच वाली, है ना। बाजार मांग वक्र होता है, तो वो होता है व्यक्तिगत मांग वक्र से ऊपर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, किसमें? प्रदर्शन में, निकृष्ट वस्तु की दशा में और परिकल्पना में, ठीक है ना। तो इन सभी में मांग वक्र का ढाल होता है, तो ये आप जानते हैं बाएं से दाएं की ओर होता है मांग वक्र का ढाल। किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है तो उसे मांग की लोच कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी? बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये, है ना, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये दी है प्रोफेसर बोल्डिंग ने। जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है उनकी मांग होती है, तो ध्यान रखना लोचदार होती है। जिन वस्तुओं की कीमत ऊंची होती है तो उनकी मांग जो है वो लोचदार होती है। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वस्तुओं की मांग होती है, वो बेलोचदार होती है, ठीक है। जो भी कोई हमारे लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं होती हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है। जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी दशा में होता है, किसमें वो होती है? तो वो बेलोचदार मांग की दशा होती है। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है। मांग की लोच की सीमाएं कौन सी हैं? तो वह है 0 से अनंत तक, ठीक है। किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, क्यों? कि ऑप्शन बी, उस वस्तु का उपभोग करने की व्यक्ति को आदत पड़ जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप मांग की लोच कहलाती है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो वह है प्रोफेसर ईस्थम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, संयुक्त मांग कहलाती है। तो देखिए संयुक्त मांग तो तीनों ही ऑप्शन है, जैसे स्कूटर होगा तो जाहिर बात है पेट्रोल से ही चलेगा, डबल रोटी के साथ मक्खन की मांग भी होती है और टेलीविज़न के साथ केबल की भी मांग होती है, तो ये संयुक्त मांग होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। नेक्स्ट है कि मांग की आड़ी लोच का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन और वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। कीमत प्रत्याशा की लोच का प्रतिपादन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो किया था प्रोफेसर हिक्स ने। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर भी उसकी इकाई में कोई कमी नहीं होती है तो वो कहलाती है बेलोचदार मांग। प्रायः आवश्यकता की वस्तुओं तथा इसकी आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो वो बेलोचदार होती है। बहुत महंगी और बहुत सस्ती वस्तुओं की मांग होती है तो वो कैसी होती है? बेलोचदार। मूल्य और मांग के बीच प्रायः संबंध होता है, वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। मांग की लोच की गणना आनुपातिक रीति द्वारा कीजिए। तो Q1 आपको जैसे दे रहा है क्वांटिटी 1 वो हो गई 20,000 और जबकि उसका प्राइस है P1 है वो है 10 रुपये। ऐसे Q2 हो गया आपका 25,000 और P2 हो गया आपका 8 रुपये। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1.25।
नेक्स्ट है 32 की मांग की लोच की गणना चाप रीति द्वारा कीजिए। तो इसमें आपका Q1 है 4000 और P1 है 20 और Q2 है 5000 और P2 है 19। तो आंसर क्या होगा, वो होगा 4.33। ठीक है। समय कम होने पर वस्तुओं की मांग बेलोचदार हो जाती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, असत्य है। वह मूल्य जिसके नीचे जाने पर वस्तु की पूर्ति को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुरक्षित मूल्य। पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। पूर्ति का नियम केवल स्थैतिक स्थिति बतलाता है, यह कथन है बिल्कुल सत्य। प्रमुख आर्थिक समस्या होती है, तो वो होती है अनंत आवश्यकताएं एवं सीमित साधन। मांग प्रभावित होती है, देखिए आय में परिवर्तन से भी और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से और धन के वितरण में परिवर्तन से भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी, है ना। मांग के संकुचन एवं विस्तार से क्या होता है, मांग वक्र का ढाल परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है, तो वो वृद्धि नहीं होती प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है, जो प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना, उनसे। यदि मांग की आड़ी लोच शून्य है, ठीक है, तो x और y वस्तुएं क्या होंगी, संबंधित नहीं होंगी। यदि उपभोक्ता की आय में 1% वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में 5% वृद्धि होती है, तो मांग की आय लोच गुणांक होगी, क्या होगी, 0 होगी। बिजली की मांग लोचदार होती है, क्यों होती है, क्योंकि यह मिश्रित उपयोग में लाई जाती है। हम टीवी भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, एसी भी चलाते हैं ना, पानी की मोटर भी चलाते हैं, समरसेबल भी चलाते हैं, तो मिश्रित उपयोग होता है बिजली का। एक फर्म 10 इकाइयां बेचकर 500 रुपये का कुल आगम अर्जित करती है। अब वह, ये मिसप्रिंट है आगे, 11 इकाइयां बेचकर 540 का कुल आगम अर्जित करती है ना, रेवेन्यू। आगम मतलब रेवेन्यू, तो 40 रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति है, तो वो क्या है, तो वो होगी सीमांत आगम। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। जो वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, पहले बता चुके हम, स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे चाय की जगह पर कॉफ़ी, ठीक है, या कॉफ़ी की जगह पर हम चाय यूज़ करते हैं। ठीक है ना। वस्तु के मूल्य में 80% गिरावट से मांग में 100% की वृद्धि होती है, तो मांग की लोच होगी 1.25। निम्न में से सबसे बेलोचदार मांग किसकी होती है, नमक की होती है। ठीक है ना, उतना ही नमक डलना है जितने की उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए। विज्ञापन में 15% की वृद्धि होने पर मांग 45% बढ़ जाती है, तो मांग की लोच होगी कितनी, 3, 15 3 जा 45। पूर्वानुमान की सांख्यिकीय विधियां हैं, तो तीनों ही हैं, बाह्य गणन एवं अंतर्गणन, न्यूनतम वर्ग विधि और प्रतिगमन विश्लेषण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्न में से मांग, सबसे लोचदार मांग किसकी होती है, तो वो होती है कार की। ठीक है। मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आड़ी लोच का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर मूरे ने। मांग पूर्वानुमान का उद्देश्य भावी उत्पादन, विक्रय, विज्ञापन एवं वितरण कार्यक्रम का आधार तैयार करना है, तो यह कथन होगा बिल्कुल सत्य। पूर्वानुमान से आशय भावी प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना है, तो यह कथन होगा
यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। न्यूनतम वर्ग विधि के अंतर्गत प्रवृत्ति रेखा कहलाती है, तो वो कहलाती है सर्वोत्तम अन्वयुक्त रेखा। ठीक है। नए उत्पादन की मांग पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो वो है टेस्ट विपणन विधि। सीधी रेखा प्रवृत्ति स्थापित की जाती है, क्या, y = a+bx। क्रेताओं की इच्छाओं का सर्वेक्षण लाभदायक है, किसके लिए, अल्पकालीन पूर्वानुमान के लिए। किसी व्यक्ति की वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने का आधार होता है आय क्षमता। जिसकी जैसी इनकम होगी वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट का और सर्विसेज का यूज़ करेगा, है ना। मांग की लोच का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग की लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया प्रोफेसर मार्शल ने। विक्रय पूर्वानुमान एकीकृत नियोजन का केंद्र है, यह परिभाषा किसने दी, ये दी विलियम लेजर ने। ठीक है। मांग पूर्वानुमान का आशय भावी बाजारों में अपने फर्म के भाग का पूर्व निर्धारण से होता है, तो यह परिभाषा किसने दी, ये दी रेमंड विलस ने। ठीक है। चलिए, अवसर लागत को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो वो है आपकी त्याग लागत और वैकल्पिक लागत और हस्तांतरण लागत। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सामान्य वस्तुओं हेतु मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के मध्य क्या करता है, विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है। रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र होता है, तो वो एक वास्तविक विज्ञान होता है। रेलवे की मूल्य नीति है, तो वो एक है विभेदात्मक। स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, देखिए चाय की जगह कॉफ़ी या कॉफ़ी की जगह चाय, रोटी की जगह चावल या चावल की जगह रोटी, देसी घी की जगह मक्खन या मक्खन की जगह देसी घी, बात एक ही है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। स्थानापन्न वस्तुओं का मांग वक्र होता है, वो धनात्मक होता है। पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, देखिए डबल रोटी के साथ मक्खन चलता है, आप जानते हो। बैट और बॉल ये दोनों इकट्ठे हैं, चाय और दूध ये भी दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। बात समझ में आई। पेन के साथ इंक, जब तक इंक नहीं होगी तो पेन नहीं चलेगा। ठीक है। श्रेष्ठ वस्तुओं की दशा में आय मांग वक्र का ढाल होता है, तो धनात्मक होता है। मांग तालिका का चित्रण करना मांग वक्र कहलाता है, तो यह परिभाषा दी है किसने, प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। मूल्य में कोई भी वृद्धि मूल्य की मात्रा को कम कर देगी, यह विचार किसका है, यह है प्रोफेसर बेनम का। मांग के नियम की मान्यताएं हैं, देखिए लोगों की आय समान रहनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु न हो, ऐसा भी नहीं होता। वस्तुओं के मूल्य यथावत हों, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। मांग के नियम की मान्यताएं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मांग और मूल्य के बीच गहरा संबंध कहलाता है, वो कैसा, मांग का नियम। मांग की मात्रा मूल्य में कमी के साथ बढ़ती है और मूल्य में वृद्धि के साथ घटती है, यह विचारधारा है किसकी, प्रोफेसर मार्शल की। टिकाऊ वस्तुओं की मांग में सम्मिलित है, तो देखिए रेफ्रिजरेटर, कार, मशीन ये तीनों है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। और नाशवान वस्तुएं कहलाती हैं, तो मिठाइयाँ, रोटियाँ, दूध ये सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है ना। थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको 1 मिनट में कि ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। ड्यूरेबल गुड्स यानी टिकाऊ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि हम जिसको जो है ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, सालों साल चलता है, कार सालों साल चलती है, मशीन सालों साल चलती है, ठीक है। आपका प्रेशर कुकर हो गया, बर्तन हो गया, ये सालों साल चलते हैं। लेकिन अगर हम मिठाई देखी, हमने मिठाई खाई वो ख़त्म हो गई, रोटी खाई वो ख़त्म हो गई, दूध पिया ख़त्म हो गया, चाय पी ख़त्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक पी ख़त्म हो गई, तो ये हो गई आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। जिस चीज़ का यूज़ हम एक बार कर लिया और वो चीज़ ख़त्म हो गई तो वो होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो वो आपकी नाशवान वस्तुएं हो गई। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी, ठीक है। तो भावी विक्रय का प्रक्षेपण ही मांग पूर्वानुमान कहलाता है। तो यह कथन है बिल्कुल सत्य। न्यूनतम वर्ग रीति से उपनति के माप की विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष या लघु विधि, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड, है ना। दोनों ही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। पूर्ति का नियम एक परिमाणात्मक कथन है, ना कि एक गुणात्मक कथन। तो यह कथन है बिल्कुल असत्य। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सीमांत आगम। रेफ्रिजरेटर का मूल्य 200 रुपये घट जाता है लेकिन मांग यथावत रहती है, तो यह कहलाती है मांग की कीमत लोच। एक उपभोक्ता की आय 20% बढ़ जाती है और उसके फलों की मांग 50% बढ़ जाती है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मांग की आय लोच, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है, यह परिभाषा किसने दी? ये दी है प्रोफेसर बाग ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उपयोगिता मापन की विचारधाराएं हैं। तो देखिए गणवाचक विचारधारा और क्रमवाचक विचारधारा, तो ये दोनों ही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। तटस्था वक्र रेखाओं के विचार को विकसित किया था, किसने? एलन और हिक्स है, ये हिक्स गलत है, एलन और हिक्स दोनों ने, ठीक है। तटस्था वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो वो है समान संतुष्टि रेखा। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है मेयर्स ने। उदासीन वक्रों का उपयोग दो विकल्पों के बीच, यदि वे केवल दो हों, किसी व्यक्ति के अनुराग अधिमान का चित्रण करने के लिए किया जा सकता है, तो यह परिभाषा दी है किसने? प्रोफेसर बेहनम ने। प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने। प्रकट अधिमान सिद्धांत को व्यवहारवादी क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत कहकर किसने पुकारा था? प्रोफेसर टी मजूमदार ने। अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता का अर्थ उस संतुष्टि या आनंद या लाभ से है जो किसी व्यक्ति को धन या संपत्ति के उपयोग से प्राप्त होता है, तो यह परिभाषा दी है किसने? एडवर्ड नोबिन ने। उपयोगिता को द्रव्य के माध्यम से मापने की बात किस अर्थशास्त्री द्वारा की गई थी? वो की गई थी प्रोफेसर मार्शल ने। यदि उपभोक्ता आय में गिरावट आती है तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है बच्चों मेरे लिए, इसको मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए 94 डिस्कस करते हैं। प्रोफेसर फिशर ने उपयोगिता की माप के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? तो वो किया है यूटिल का, इकाई। जब तक किसी उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होती रहती है तो वो कहलाती है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेरे को डाउट है ना, तो इसलिए आंसर इसका नहीं टिक किया है, थोड़ा सा डाउट है इसके बारे में मेरे को। यदि कोई फर्म अपनी कीमत 10% बढ़ाती है और कुल राजस्व स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो देखिए
तीनों ऑप्शन करेक्ट है कि इसके उत्पादन की मांग की कीमत लोच एकात्मक है, सीमांत राजस्व 0 के बराबर है और मांग की मात्रा में 10% की कमी आई है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। राजस्व और लागत के बीच अंतर को कहा जाता है क्या? उत्पादन। एक ही उद्योग में फर्मों द्वारा उत्पादित दो विभेदित वस्तुओं के बीच मांग का क्रॉस मूल्य होगा, क्या होगा? सकारात्मक और बड़ा। एक कमोडिटी मीन्स वस्तु के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट के लिए एक फर्म द्वारा मांग जो कि फर्म बीड़ी के लिए पेश करती है। तो देखिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि एक व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, सीधे वस्तु की मांग से संबंधित है और नकारात्मक रूप से ढला हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। और लास्ट क्वेश्चन है 100, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इनपुट आउटपुट में तब्दील हो जाए वो क्या होता है? उत्पादन होता है। तो बच्चों ये यूनिट सेकंड है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से यूनिट सेकंड के, जिसमें आपका कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक जो है वो आपका कवर किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का जो टॉपिक है तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसमें मैं आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो एमकॉम के करवा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। पहले मैं आपको हिंदी मीडियम के करवा रहा हूँ, इसके बाद में फिर मैं आपको इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन भी करवाऊँगा ना, ठीक है ना व्यूअर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पढ़ते रहिएगा आप लोग बीच बीच में, क्योंकि आप लोगों की जो एग्ज़ाम हैं वो होने ही होने हैं। तो आप लोग अपना स्टडी करते रहिएगा, ठीक है ना व्यूअर्स। थैंक यू बच्चों।